हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 42। वर्कशीट है 10 अक्टूबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है भारत में संचार और व्यापार। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में? भारत में संचार व्यवस्था और व्यापार व्यवस्था के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 42। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 42 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट भारत में संचार और व्यापार लिया गया है सोशल साइंस से। वर्कशीट में आपको सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं भारत में संचार और व्यापार पर। भारत में बच्चों संचार का दो मुख्य माध्यम है। पहला हो गया आपका निजी संचार और दूसरा हो गया जनसंचार। अब देखिए निजी संचार को भी दो भागों में बांटा गया। पहला भारतीय डाक नेटवर्क और दूसरा भारतीय दूरदर्शन नेटवर्क। जनसंचार को भी दो भागों में बांटा गया। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा प्रिंट मीडिया। उसके बाद व्यापार को तीन भागों में बांटा गया। पहला स्थानीय व्यापार, दूसरा राज्य स्तरीय व्यापार और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो चलिए अब हम निजी संचार, जनसंचार और व्यापार के बारे में विस्तार से जानें। अब बच्चों सबसे पहले आप समझिए संचार क्या होता है। संचार यानी माध्यम होता है अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। तो निजी संचार यानी वो संचार जो हमारे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जिसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहला है भारतीय डाक नेटवर्क यानी भारतीय डाक सेवा के द्वारा। अब देखिए भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी जो भी डाक के द्वारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है उसमें हमारा भारतीय डाक दुनिया में सबसे बड़ा है। यानी भारतीय डाक से बड़ा दुनिया में कोई और डाक नेटवर्क नहीं है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। भारतीय डाक क्या करता है बच्चों? पार्सल और लिखित डाक को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। कार्ड और लिफाफे को क्या माना जाता है? प्रथम श्रेणी का मेल। द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल है। अब देखिए द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र। अब समझिए यहाँ पर बच्चों कहा गया है कि प्रथम मेल में क्या है? कार्ड और लिफाफे। जब कभी आप अपने मित्र को या अपने माता पिता को कोई कार्ड भेजते हैं या कोई पत्र लिखते हैं तो वह किस में आता है? प्रथम श्रेणी में। लेकिन जब आप अपने मित्र को या अपनी छोटी बहन को या बड़ी बहन को या माता पिता को किसी को भी उपहार भेजते हैं तो वो आता है द्वितीय श्रेणी के मेल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। अब देखिए हमारी सुविधा के लिए 6 मेल चैनल स्थापित किए गए। यहाँ देखिए कहा जा रहा है 6 मेल चैनल। 6 मेल चैनल कहने का अर्थ है बच्चों सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें राजधानी चैनल कहने का अर्थ है जो राज्यों की राजधानी होती है वहाँ जो भी सामान है जो डाक के द्वारा जाती है उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा दिया जाता है। मेट्रो कहने का अर्थ है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन शहर। उन जगहों पर भी बहुत ही आसानी से
हमारे द्वारा भेजे गए जो भी मेल होते हैं पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद बिजनेस, बल्क मेल। अब देखिए बल्क मेल का क्या अर्थ होता है। बल्क मेल में बहुत सारे जो मेल होते हैं जिसमें प्रथम श्रेणी का मेल और द्वितीय श्रेणी का मेल दोनों आता है, वह अधिक से अधिक मात्राओं में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। चलिए अब निजी संचार के भाग 2 को देखते हैं। निजी संचार भाग 2 में आता है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। इसके अंतर्गत एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया। देश में प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। अब यहाँ देखिए बच्चों, दूरसंचार नेटवर्क कहने का अर्थ है जो टेलीफोन लाइंस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह संवाद को आसानी से पहुँचा देता है। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी? एसटीडी की। अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में बात करते हैं तो उसके लिए हमें एसटीडी सुविधा की आवश्यकता होती थी। बच्चों, एसटीडी शब्द का अर्थ होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी एक टेलीफोन सिस्टम के लिए एक शब्द है एसटीडी, जिसकी सहायता से सब्सक्राइबर को बिना ऑपरेटर की सहायता से ट्रंक कॉल डायल करने की अनुमति होती थी। अब देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा होती थी। लोग किसी भी समय, किसी भी राज्य में, किसी दूसरे देश में अपने घर बैठे बैठे ही बातें कर सकते थे। यह सुविधा किसके अंतर्गत आया? तो दूरसंचार नेटवर्क के अंतर्गत। और साथ ही हमारे पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर को समान किया गया। ऐसा नहीं था कि अगर शहर में एसटीडी है तो वहाँ का दर अलग होगा और गांव में है तो अलग। सभी जगह की एसटीडी की सुविधा एक समान की गई। चलिए अब हम जनसंचार के बारे में जान लें। तो बच्चों, जनसंचार को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है हमारा टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो। तो ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं। अब देखिए AIR, ऑल इंडिया रेडियो, यह क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी इसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे ही देश विदेश की सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का काम क्या था? राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। राष्ट्रीय, स्थानीय यानी कि उस जगह का, क्षेत्रीय भाषाओं में अनेकों कार्यक्रम प्रसारित करते थे। तो बच्चों, सबसे पहले लोग जो थे वह रेडियो का ही इस्तेमाल किया करते थे देश विदेश की जानकारी के लिए और साथ ही अपने स्थानीय क्षेत्रों की जानकारी के लिए। उसके बाद आया दूरदर्शन। भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। जो हम टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें सबसे पहला दूरदर्शन ही था और दूरदर्शन एक ऐसा चैनल था जो सबसे बड़े स्थलीय चैनल के रूप में जाना जाता है। आज देखिए, जब बच्चों आप टेलीविज़न खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे चैनल आते हैं। दूरदर्शन के अलावा आप देखते होंगे कार्टून चैनल, GTV, जी सिनेमा, डिस्कवरी, जियोग्राफी चैनल, तो बहुत सारे चैनल आ गए हैं, लेकिन सबसे पहला दूरदर्शन ही था। रेडियो के थ्रू तो आप बातों को सुन सकते थे, चाहे वह देश की बातें हों या विदेश की, लेकिन जब दूरदर्शन आया यानी टेलीविज़न, उस पर आप देश विदेश की सारी जानकारियाँ देख सकते थे। टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जो हमें देश विदेश की सारी जानकारियाँ क्या करता है? दिखाता है। हम उस पर घर बैठे ही अपने देश की, अपने देश के अंदर होने वाली अच्छी बुरी सारी घटनाओं को, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी हमें घर बैठे बैठे ही दिखाता था। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अब देखिए, भारत में सबसे अधिक फीचर फिल्में बनाई जाती हैं।
हम लोग अभी भी फीचर फिल्में देखते हैं, पहले भी देखते थे, जिसमें कुछ लघु फिल्में होती थी, वीडियो फीचर फिल्में और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करती थी। तो शुरुआत में जो भी फिल्में बनी वह कैसी थी? लघु फिल्में थी, बहुत ही कम समय की फिल्में थी। सबसे पहले जो फिल्म आई थी बच्चों वह थी आलम आरा। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। उसके बाद क्या बनाया गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके अंतर्गत भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है। किसके पास है ये अधिकार? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास। अब देखिए दूसरा है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का क्या काम है? तो प्रिंट कहने का अर्थ है बच्चों छपाई। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आ जाता है? समाचार पत्र, जो हम घर बैठे बैठे देश दुनिया की खबरें पढ़ते हैं, वह कौन देता है हमें? प्रिंट मीडिया। पत्रिकाएं कौन छापता है? प्रिंट मीडिया। किताबें प्रिंट मीडिया के द्वारा। पत्रिकाएं आदि सभी शामिल हैं प्रिंट मीडिया के द्वारा। प्रिंट मीडिया हमें देश विदेश की सारी जानकारियां हमें घर बैठे बैठे देता है। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होता है। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार पत्र मुख्य रूप से कितने भाषाओं में होती है? तो 100 भाषाओं में छापी जाती है। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी की है। अब देखिए सबसे ज़्यादा समाचार पत्र अंग्रेजी में पढ़ने वालों की संख्या है, उसके बाद दूसरे नंबर पर उर्दू और तीसरे नंबर पर हिंदी है। यानी सबसे अधिक अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ा जाता है, उसके बाद उर्दू का और तीसरे स्थान पे है हिंदी का। चलिए अब हम व्यापार के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, व्यापार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। अब हम इन 3 भागों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो व्यापार के रूप में। यह व्यापार जो है वह एक स्थान यानी कि स्थानीय लोगों के बीच भी होता है और यही व्यापार राज्यों के बीच भी होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों को भेजा जाता है और यही व्यापार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी होता है, यानी अन्य देशों के साथ भी किया जाता है। जो भी माल हमारे देश में अत्यधिक होता है वह उसे दूसरे देश में क्या करते हैं? उसका निर्यात कर देते हैं और अगर दूसरे देश में माल अधिक है तो वहाँ से उसका आयात हो जाता है। इसी तरह के आदान प्रदान बाज़ारों में होते हैं। इसी तरह का आदान प्रदान कहाँ होता है? बाज़ारों में। अब देखिए इसे 3 प्रकारों में बांटा गया। पहला है स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार कहने का अर्थ है बच्चों शहरों के अंदर ही जो व्यापार होता है, कस्बों में और गाँव में, इन व्यापारों को कहा जाता है स्थानीय व्यापार। यानी वहाँ के लोग आपस में ही एक दूसरे से सामान आदान प्रदान करते हैं, तो वो कहलाता है स्थानीय व्यापार। उसके बाद राज्य स्तरीय व्यापार। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में आलू कहाँ से आता है? अगर हम कहें कि दिल्ली में आलू बिहार से आता है, तो दिल्ली भी एक राज्य है और बिहार भी एक राज्य है। इन दोनों के बीच भी क्या हो रहा है? व्यापार। अब दिल्ली में जिस फसल की ज़्यादा उपज होगी या जो सामान दिल्ली में अत्यधिक होता है वह अन्य राज्यों में भेजा जाता है, तो यह कहलाता है राज्यों के बीच व्यापार। यहाँ देखिए 2 या अधिक राज्यों के बीच किया जाने वाला व्यापार को राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। अब यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बच्चों 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। जैसे भारत के साथ श्रीलंका का व्यापार, या अमेरिका के साथ भारत का व्यापार, या अमेरिका के साथ यूरोप का व्यापार, या भारत के साथ यूरोप का व्यापार।
तो जो अलग अलग देशों के साथ व्यापार किया जाता है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ देखिए, दो या अधिक देशों के बीच किया जाने वाला व्यापार, दो या अधिक देशों के बीच किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या अधिक देशों के बीच किया जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है और इसीलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति, अगर किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति होती है तो क्या होता है, उसका आर्थिक समृद्धि बढ़ता है, यानी देश में आर्थिक विकास होता है और इसे कहा जाता है आर्थिक बैरोमीटर। किसे कहा जाता है आर्थिक बैरोमीटर? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। अब देखिए व्यापार के घटक, व्यापार के कुछ घटक हैं, निर्यात और आयात। निर्यात जवाहरात का होता है, रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद का। आयात पेट्रोलियम, कच्चा और उत्पाद, रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, आधार धातु, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, कृषि और संबंधित उत्पाद, यानी इन सारी चीज़ों का एक देश से दूसरे देश के बीच में आयात और निर्यात होता है। यहाँ है व्यापार का संतुलन। अब व्यापार में संतुलन कैसे बनता है? तो देखिए, किसी देश के व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। व्यापार का संतुलन क्या होता है बच्चों? तो निर्यात और आयात के बीच का अंतर जो है वह किसी भी देश के व्यापार का संतुलन होता है। उसके बाद दिया हुआ है अनुकूल संतुलन। अब अनुकूल संतुलन क्या होता है? जब निर्यात का मूल्य अधिक हो, किससे? आयात के मूल्य से, तो कहलाता है अनुकूल संतुलन। जब कोई देश अपने देश का सामान अधिक मूल्य पर निर्यात करता है और कम मूल्य पर आयात होता है तो यह क्या कहलाता है? अनुकूल संतुलन। तब देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। उसके बाद प्रतिकूल संतुलन देखिए। प्रतिकूल संतुलन में क्या होता है? आयात का मूल्य अधिक होता है और निर्यात का कम होता है। इससे क्या होता है बच्चों? देश में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब भारत के बारे में यहाँ कहा गया है, भारत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभर रहा है, यानी धीरे धीरे भारत का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। सूचना और निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा भारत अर्जित कर रहा है, यानी भारत से जो भी सामान्य निर्यात होता है दूसरे देशों में तो वहाँ अधिक मुद्रा निर्यात की ली जाती है। तो हमारे देश में क्या हो रहा है? विदेशी मुद्रा अर्जित, अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। तो यहाँ हमारे देश को क्या कह सकते हैं? कैसा संतुलन है? तो यह हो रहा है अनुकूल संतुलन। हमारा देश कैसा संतुलन बनाए हुए है व्यापार में? तो अनुकूल संतुलन। ठीक है, अनुकूल संतुलन के अंतर्गत निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है। अब यहाँ देखिए भारत में पर्यटन। अब भारत में पर्यटन जो है वह भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ देखिए भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है, यानी अब देश विदेश से बहुत सारे लोग क्या करने आते हैं? पर्यटन करने आते हैं। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। अब देखिए पर्यटन जो है वह एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है और लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है।
कौन करता है? तो पर्यटन। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। विदेशी पर्यटक क्यों आते हैं भारत? तो ये हेरिटेज टूरिज्म के लिए आते हैं, इको टूरिज्म के लिए आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं और बिजनेस टूरिज्म के लिए आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो भारत आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इस सब से आशाजनक आगामी उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं वर्कशीट में प्रश्न क्या पूछा गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं? उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों? तो देखिए, विभिन्न प्रकार के जो हैं व्यापार वो मूल रूप से 3 प्रकार के, एक स्थानीय, दूसरा राज्य स्तरीय और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद कहा गया है कि आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा गया? तो आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। और क्यों कहा गया है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा, व्यापार मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। पहला स्थानीय व्यापार, दूसरा राष्ट्रीय व्यापार जो राष्ट्र के अंदर होता है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो एक देश से दूसरे देश के साथ होता है। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को व्यापार का बैरोमीटर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए बच्चों, एक्स देश के साथ क्या हो रहा है? वह निर्यात से अधिक आयात करा रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? बहुत ही खराब हो जाएगी। तो चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे एक्स देश की विकास की गति धीमी होगी। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें, जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। जो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का मेल कार्ड और लिफाफे को माना जाता है, जबकि दूसरी श्रेणी का मेल किताबें, पैकेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि को द्वितीय श्रेणी का मेल माना जाता है। मैंने किताब का उपहार अपने भाई को उसके जन्मदिन पर भेजा, तो इसे द्वितीय श्रेणी का मेल कहा जाएगा, और उसे एक पत्र लिखा तो इसे प्रथम श्रेणी का मेल कहेंगे। चौथा प्रश्न हमारा है, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारे देश में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। पर्यटन से दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत होता है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। 5वां प्रश्न है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो बच्चों इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसान जो है एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों से जुड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 5वें प्रश्न का, इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ेगा।
किसानों को कृषि के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी। किसानों की बाजार तक पहुंच और मजबूत तथा आसान होगी और संचार के साधनों के विकास से गांव में बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। तो ये है बच्चों प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। तो बच्चों ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी हमारी वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।